हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट लाइम मोटार के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे हमारा सॉलिड मटेरियल के अंतर्गत जो आता है ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक क्या है, ब्रिक के बारे में देखेंगे हम। ब्रिक क्या है? एक तो सॉलिड मटेरियल है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर ज्यादातर यूज किया जाता है। सॉलिड मटेरियल मोस्टली यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप सभी ने ब्रिक को देखा। ब्रिक मतलब ईंट, और ईंट का यूज कहां पर होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे यूज करते हैं अपन, है ना। अब बनता कैसे है ब्रिक, वो चीज देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमने लिया क्ले। क्ले को हमने क्या कर दिया? मोल्ड कर दिया, है ना। मोल्ड करने के बाद उसको ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद बर्न कर देंगे, और बर्न करके जैसे ही हम उसको कूल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ब्रिक मिल जाएगा। अब जो हम क्ले, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो जो हमारा क्ले है ना, क्ले जो हमारी क्ले है या मिट्टी है, उस पे हमारे जो इंग्रेडिएंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए उस क्ले पे, तो उस पे जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए उसका एक कोड होता है आपका सलीम, है ना। इससे हम याद रख लेंगे जिससे हमको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। एस से हो जाएगा सिलिका, ए से हो जाएगा एल्यूमिना, एल से हो जाएगा लाइम, आई से हो जाएगा हमारा आयरन ऑक्साइड, और एम से हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। यदि हम बात करता हूँ सिलिका का कितना प्रोपोर्शन होता है हमारे क्ले में, 50 to 60%। एल्यूमिना का कितना प्रोपोर्शन होता है? 20 to 30%। यदि मैं लाइम की बात करूं तो लेस देन 10%। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो 5.6%, और मैग्नीशिया होता है आपका अप्रोक्सीमेट 1%। यदि मैं बात करता हूं सिलिका हमारी क्ले में क्यों जरूरी है, या इस इंग्रेडिएंट का फंक्शन क्या है, तो सिलिका जो है क्ले में क्या प्रोवाइड करती है, हम बोल सकते हैं एक तो शेप को मेंटेन करके रखती है, दूसरी चीज हमारी क्ले को क्या करती है या हमारी ब्रिक को क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करती है? एल्यूमिना प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। प्लास्टिसिटी का मतलब यह है कि हम उसको जिस शेप में बनाना चाहते हैं वो उस शेप में उसको बना सकते हैं। लाइम, लाइम का परसेंटेज कितना होता है? लेस देन 10%। लाइम एज अ फ्लक्स काम करती है। क्या होता है? सिलिका हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं हो पाती, लेकिन यदि हम उस पर लाइम मिला देंगे तो उसको कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट किया जा सकता है ना। तो एज अ फ्लक्स का काम करती है लाइम। उसके बाद आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड पहले ही पढ़ चुके हैं, कलर प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया भी क्या करती है? हमारा कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करती है। यहां तक की चीज क्लियर है ना। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स क्ले में मौजूद होना चाहिए। फिर इस क्ले को जब इन सही प्रोपोर्शन में डालेंगे तो हमारा क्ले बन जाएगा, है ना। क्ले के बाद हम उसको क्या कर देंगे? मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग में हम क्या करने वाले हैं? जिस शेप में हमको ईंट बनाने के लिए उसका प्रॉपर उसका साइज हमारा फिक्स होता है ब्रिक का, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक सांचे पर डालना पड़ता है उस क्ले को। उसके बाद हम उसको बनाएंगे तो मोल्डिंग करेंगे, है ना। जिस शेप में हमको बनाना उस शेप का हम बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा मोल्डिंग। मोल्डिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक तो होता है आपका हैंड मोल्डिंग, और एक आपका होता है मशीन मोल्डिंग। ठीक है, हैंड मोल्डिंग या मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। एक होती है ग्राउंड मोल्डिंग और एक होती है आपकी टेबल मोल्डिंग। इसको अपन मोल्डिंग में देखेंगे आगे। उसके बाद हमने क्या कर दिया? क्ले को मोल्ड में डाल दिया, मोल्डिंग कर दी, शेप प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? मोल्ड से निकालने के बाद उसको क्या करेंगे? ईंट को ड्राई करेंगे। ड्राई करेंगे मतलब उसको क्या करेंगे? अभी उसमें मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग करना पड़ेगा। तो ड्राइंग के लिए दो प्रोसेस होती है आपकी, चाहे आर्टिफिशियल तरीके से हम ड्राइंग कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से भी हम उसको ड्राइंग कर सकते हैं। अब जब ड्राइंग हो जाएगी तो अभी भी वो कच्ची है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? हमको पकाना पड़ेगा। तो पकाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको बर्निंग करेंगे। बर्निंग के लिए दो प्रोसेस हो सकती है हमारी, दो तरीके होते हैं। एक तो क्लैम बर्निंग में भी बर्न कर सकते हैं, और हम किल्न बर्निंग में भी उसको बर्न कर सकते हैं। जब उसको बर्न कर देंगे तो आपकी ईंट जो है वो पक जाएगी, और पकने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? जैसे वो ठंडी होगी तो हमको क्या मिल जाएगा? ब्रिक मिल जाएगा। यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके। अब हम ब्रिक की साइज कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ये हमारे पास इस तरीके की आपकी ब्रिक होती है। इसका जो साइज होता है, यदि मैं मॉड्यूलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज देखूं, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक क्या होता है आपका? 19 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। यदि इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1539 सेंटीमीटर क्यूब। इसके वॉल्यूम की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब क्यूएससी पढ़ेंगे तो वहां पर पड़ेगी जरूरत। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक का क्या हो जाएगा? 19 इंटू 9 इंटू 9। तो 19 इसकी ये वाली साइड हो गई, ये हो गया आपका 9, और इसकी हाइट हो गई 9। ओके। उसके बाद यदि बात करते हैं नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल साइज क्या होता है आपका? तो नॉमिनल साइज मतलब हम विथ मोर्टार बात कर रहे हैं, विथ मोर्टार, है ना।
मोटार के साथ हम बात कर रहे हैं, तो मोटार के साथ इसका जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में। यदि सेंटीमीटर में आएगा तो 20 लिखेंगे। यदि आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा आपका 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक। ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है आपका, जो जिस पे हम जनरली यूज करते हैं, जो ब्रिक को हम जनरली यूज के लिए लेते हैं, वो आपकी क्या होती है, ट्रेडिशनल ब्रिक होती है। उसका साइज क्या होता है 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। यदि इसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालेंगे तो 1993 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमारी होती है कंट्री ब्रिक या फील्ड ब्रिक। तो हम इसको साइज के हिसाब से हमने सिर्फ यूनिट कन्वर्ट की, ये कितना हो जाएगा आपका 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है, इसी को हम कंट्री ब्रिक भी बोल देते हैं और इसी को फील्ड ब्रिक भी कह देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपके ब्रिक में एक इस तरीके का गड्ढा होता है ना। इस गड्ढे का क्या, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं हम, फ्रॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। इसका क्या यूज होता है, तो ये जॉइंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इन जॉइंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, है ना। जब आप दो ब्रिक को रखोगे तो बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, मोटार फिल करेंगे, मोटार से क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगी आपको, है ना। दूसरी चीज हम यहाँ पर ब्रिक की जो ब्रिक बनाने की जो कंपनी है उसका नाम भी लिख सकते हैं, कहां पर ये बन रही है उसका नाम, मतलब हम थोड़ी सा नाम वगैरह लिख सकते हैं कि कहां से बनकर आ रही है, किस जगह से बन रही है ना। ये सारी चीज भी अलग अलग जगह पर अलग अलग लिख देते हैं। कई लोग स्ट्रेंथ भी लिख देते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो साइज ऑफ फ्रॉग, ये जो फ्रॉग आपका बना हुआ जो कि स्ट्रेंथ है, मेन पर्पस इसका क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जॉइंट पर। तो इसका साइज क्या होता है हमारा 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, और इस पे जो डेप्थ होती है वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 2 सेंटीमीटर, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, फ्रॉग का साइज हो गया। नेक्स्ट हमारा साइज ऑफ मोल्ड, है ना। अब इस ब्रिक, अब जो हम मोल्ड लेंगे, हमको उस मोल्ड पे क्या करना है, इस ब्रिक को बनाना है, तो हम उस मोल्ड के अंदर ही इसको रखेंगे, अपनी क्ले को रखेंगे, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मोल्ड है उसका साइज थोड़ी सा बड़ा लेना पड़ता है। जो हमारा साइज होता है ब्रिक का, उसके साइज से हम जनरली 8 to 12% मोल्ड के साइज को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब ब्रिक हमारी क्या सूखती है तो क्या होता है, उसमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम साइज थोड़ी सा बड़ा रखते हैं। और कितना बड़ा रखते हैं हम साइज, तो एग्जैक्ट यदि बात करें तो 10% के अप्रोक्सीमेट, है ना। उसके बाद यदि इसका साइज देखते हैं मोल्ड का, तो मोल्ड का साइज होता है 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आपका जो मोल्ड है वो दो चीज से बना होता है, हो सकता है वो स्टील से बना हो या हो सकता है वो वुड से बना हो। यदि आपका वुड से बना तो किस प्रकार की वुड से बना है, तो वो आपका शीशम से बना होता है। ठीक है, उसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक, ब्रिक का यूनिट वेट कितना होता है, तो ब्रिक का ये डायरेक्ट एग्जाम पे क्वेश्चन आता है, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक का यूनिट वेट होता है 19 to 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट याद रखना, मैंने यहाँ पर यूनिट लिखी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद जो हमारी अच्छी ब्रिक होगी उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उस चीज को हम देखेंगे। तो हमारी जो ब्रिक है, जो अच्छी ब्रिक होगी उसका कलर कैसा होगा, रेड चेरी कलर होगा या कॉपर कलर होगा। ठीक है, साइज और शेप उसका कैसा होना चाहिए, उसका साइज और शेप यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट यदि हमें साउंड, यदि दो ब्रिक मैंने लिया और दो ब्रिक को आपस में यदि मैं टकराता हूं तो जो साउंड आएगा, साउंड कैसा आना चाहिए, मेटालिक साउंड आना चाहिए या रिंगिंग साउंड आना चाहिए। नेक्स्ट जो उसका टेक्सचर है, टेक्सचर स्मूथ नहीं होना चाहिए, टेक्सचर रफ होना चाहिए, ताकि वो चीजों को क्या कर सके, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो चीजों को आसानी से पकड़ पाएगा और स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है वो परसेंटेज में यदि हम निकालेंगे तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके खुद के वेट से। हमने यूनिट वेट देख लिया 19 to 20 तो खुद के वेट से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इसी पे मैं एक पॉइंट और यहाँ पर लिख देता हूं, जो उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, अच्छी ब्रिक की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10.5 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10.5 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें हार्डनेस, यदि आप हार्डनेस की बात करें तो यदि आप ईंट को आप क्या कर रहे हैं, अपने नेल से उस पर इस तरीके से निशान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का मार्क नहीं आना चाहिए, है ना। तो उसकी हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करता हूं, जो हम ब्रिक अर्थ यूज कर रहे हैं वो ब्रिक अर्थ ऐसी होनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का स्टोन या पेबल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक, है ना। हालांकि हमने थोड़ी सा भी इसको देख लिया है। सबसे पहले है हमारा सिलिका। सिलिका का परसेंटेज 50 to 60%। क्या इंपार्ट करता है ये? स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज ये श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है ना, श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, सिलिका फ्यूज एट लोअर टेम्परेचर एट प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड आयरन ऑक्साइड। जब हमारी इंग्रेडिएंट में, या बोल सकते हैं हमारी क्ले में पहले से ही हमारा क्या है, लाइम और आयरन ऑक्साइड है, तो ये हेल्प करता है सिलिका को फ्यूज करने में, है ना, मेल्ट करने में लोअर टेम्परेचर पर ही। यदि हमारा जो सिलिका है डिजायर्ड प्रोपोर्शन पे है तो ये साइज को मेंटेन करता है और ब्रिक के शेप को भी मेंटेन करके रखता है। यदि हमने सिलिका को एक्सेस में कर दिया तो सिलिका का मतलब क्या है, हमारा मिट्टी, है ना, और यदि हम इसको एक्सेस में कर देंगे तो ये क्या करते हैं, जो कोहेजन है, कोहेजन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब जो सेम तरीके के पार्टिकल्स है जब आपस में आकर मिलते हैं तो उनके आपस में मिलने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जब सिलिका का कंटेंट ज्यादा कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है हमारा 20 to 30%। इसको मिलाने से क्या होता है, ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी का मतलब भी मैंने बताया कि जिस शेप में हमको उसको बनाना, उस शेप पे हम आसानी से बना सकते हैं, तो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन यदि हम इसको एक्सेस में कर दें, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एल्यूमिना को जब एक्सेस में कर देते तो क्या होता है, एक्सेस में करेंगे तो क्रैकिंग एंड ड्राइंग एंड हार्डनेस इंक्रीज। मतलब जब ये ड्राइंग होगा, मतलब जब ये सूखेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ईंट आपकी सूखेगी तो उस पे क्या क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपका एल्यूमिना जब आप एक्सेस में करेंगे तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइम। लाइम का क्या काम होता है, लाइम का परसेंटेज लेस देन 10%। अभी मैंने बताया लाइम एज अ फ्लक्स काम करती है, किसके लिए, सिलिका के लिए। सिलिका को लोअर टेम्परेचर पर ही मेल्ट करती है ना। ये भी हमारा क्या करती है, श्रिंकेज से प्रिवेंट करती है लाइम, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, यदि हमारा लाइम एक्सेस में हो जाए, लाइम यदि एक्सेस में हो जाएगा तो सीधी सी बात है उसमें क्या बनेंगे, उस पर लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब लम्स बन जाएंगे, यदि किसी कोई ब्रिक है आपके पास और उसमें बड़े बड़े लम्स है तो उसको जब ऐसे तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, है ना। तो एक तो वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, प्रॉपर उसका शेप नहीं रहेगा। दूसरी चीज वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, आसानी से। नेक्स्ट हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड 5 to 6% ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या इंपार्ट करता है, स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, हार्डनेस इंपार्ट करता है और कलर भी प्रोवाइड करता है। आयरन ऑक्साइड ये सीमेंट में भी था और वहां पर भी ये कलर प्रोवाइड करा रहा था। इसका कलर कौन सा देता है, रेडिश या डार्क ब्राउन कलर देता है ब्रिक में। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया 1% अप्रोक्सीमेटली ये क्या करता है, ये इंपार्ट करता है आपका कलर, कौन सा कलर, येलो टिंज, मतलब हल्का पीला कलर। और ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ का भी मैंने मतलब समझाया कि यदि मैं उसको ऊपर से यदि नखून से खुरचने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर किसी प्रकार का मार्क नहीं आना चाहिए, है ना, निशान नहीं पड़ने चाहिए। और मैग्नीशिया भी हमारा श्रिंकेज के लिए प्रिवेंट करती है, ठीक है। यदि मैग्नीशिया ज्यादा मात्रा में हो जाए तो ब्रिक का धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिके होने लगता है। डिके को हिंदी में बोलते हैं क्षरण, है ना। धीरे धीरे ब्रिक का क्या होने लगता है, डिके होने लगता है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ब्रिक का क्लासिफिकेशन जो है, यदि इसको कैटेगरी के हिसाब से तो ब्रिक को 3 कैटेगरी में बांटा गया, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक, है ना। और आपकी जो है फोर्थ क्लास ब्रिक जो है वो आपकी उसको झामा ब्रिक भी कहते हैं। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से यदि हम इसको देखा तो 4 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक। लेकिन कैटेगरी में सिर्फ 3 ही ब्रिक आती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या क्या हो, कैसे होनी चाहिए, वो चीज हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है उसकी जो मोल्डिंग है ना, उसकी जो मोल्डिंग है वो कैसी मोल्डिंग होनी चाहिए, टेबल मोल्डिंग होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पाई जाती है उस पर, लेकिन वो झामा ब्रिक से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देती, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेंथ दे देती है हमको, है ना। उसका साइज, शेप सब बहुत अच्छा होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो मोल्डिंग करते हैं वो टेबल मोल्डिंग करते हैं, क्योंकि यदि हमने ग्राउंड मोल्डिंग कर दी तो ग्राउंड मोल्डिंग में हो सकता है सरफेस आपकी अनइवननेस हो, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका सरफेस जब आपकी अनइवन होगी तो उस टाइम पे हो सकता है कि हमारी जो ब्रिक है वो प्रॉपर शेप में नहीं आएगी, अनइवन बनेगी। तो हम क्या करते हैं, टेबल मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बर्निंग करेंगे हम, बर्निंग हम किल्न में करेंगे, ना कि क्लेम्प बर्निंग। मैंने 2 तरीके की बर्निंग बताई थी, क्लेम्प बर्निंग बताई थी, किल्न बर्निंग बताई थी। तो इसकी जो बर्निंग की जाती है, बर्निंग प्रोसेस रहेगी किल्न बर्निंग। इसका जो कलर हमको मिलता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, रेड चेरी कलर का होता है ये ब्रिक, ठीक है। इसकी जो सरफेस है, सरफेस हमेशा रेगुलर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के और शार्प होनी चाहिए। यदि इसके कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट कॉर्नर होने चाहिए, ठीक है।
यदि हम इसको स्क्रैच करें तो ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक को जब हम स्क्रैच करते हैं तो किसी प्रकार का कोई मार्क नहीं आना चाहिए, निशान नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद जो ब्रिक है उस पर किसी प्रकार के पेबल्स या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े नहीं होने चाहिए, है ना। यदि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट क्लास ब्रिक में जो याद रखना है हमको, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये 20% से ज्यादा नहीं होता खुद के वेट का। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है 10.5 मेगा पास्कल। यूज कहां पर करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉपर शेप देती है, तो इसका यूज कहां पर होगा, इंपॉर्टेंट वर्क में यूज करेंगे, एक्सपोज्ड वर्क में हम इसका यूज करेंगे या मेजर वर्क में यूज करेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लोरिंग ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, तो हम क्या करेंगे फ्लोरिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड क्लास ब्रिक। सेकेंड क्लास ब्रिक क्या होती है, इसकी जो मोल्डिंग होती है, कौन सी मोल्डिंग होती है, ग्राउंड मोल्डिंग होती है। इसकी जो मोल्डिंग होती है वो कैसी होती है, हमारी ग्राउंड मोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो बर्निंग होती है, बर्निंग कैसी होती है, किल्न बर्निंग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इस पे थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन अलाउड है ना, थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन हो सकता है इस पे। इसका यदि वाटर एब्जॉर्प्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन इज नॉट ग्रेटर देन 22%, और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 7 मेगा पास्कल। इसका जो यूज करते हैं वो हिडन वर्क में यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी एजेस जो है शार्प ना मिले, इसका जो कॉर्नर है वो स्ट्रेट ना मिले, तो क्या होती है यदि हम इसको एक्सपोज्ड वर्क में यूज करेंगे तो अपीयरेंस अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको कहां पर यूज करते हैं, हिडन वर्क में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो मोल्डिंग होती है, मोल्डिंग कहां पर है, इसकी ग्राउंड में। इसकी बर्निंग कहां पर होती है, क्लैंप में, है ना। अब क्लैंप में जब इसको बर्न कर रहे हैं तो हो सकता है ये ओवर बर्न हो चुकी हो या हो सकता है ये अंडर बर्न हो, है ना। तो अच्छी मतलब सेकेंड क्लास ब्रिक की तुलना में थर्ड क्लास ब्रिक जो है वो थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ कम मिलती है ना। यदि हम बात करते हैं इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तो कितनी होती है 3.5 मेगा पास्कल की। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो है वो आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे 25% से, खुद के वेट से, है ना। इसका जब दो ब्रिक्स को आपस में आप टकराएंगे तो इसका साउंड रिंगिंग नहीं आएगा, इसका साउंड आपका डल आता है, और इसका जो कलर होता है वो आपका रेडिश ब्राउन कलर होता है विथ येलो टिंज, मतलब आपका रेडिश ब्राउन कलर के साथ हो सकता है हल्का पीला भी दिखे आपको, है ना। यह आपकी थर्ड क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्लास ब्रिक। फोर्थ क्लास ब्रिक क्या होता है आपका, ओवरबर्न एंड डिस्टॉर्टेड। कहने का मतलब यह है कि जब इस टाइप की ब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा बर्न हो जाती है, हो सकता है कि जहां पर आपका फ्यूल जल रहा हो वहां पर ही आपकी ये ब्रिक्स हो सकती है कि वहां पर ही आपकी ब्रिक्स होती है और ये ज्यादा बर्न हो जाती है। जब ये ज्यादा बर्न हो जाती है तो काली काली, जब आप देखते हैं, यदि आपने कभी देखा होगा जहां पर भट्टा लगा रहता तो वहां पर कुछ ईंटें आपकी काली काली होती, ज्यादा जली हुई, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, लाइट वेट होती है, मतलब हल्की हो जाती है जलने के बाद। तो ओवरबर्न होती है लेकिन वो अपना शेप जो है वो चेंज कर चुकी होती है, प्रॉपर शेप में नहीं होती। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो है वो लेस देन 5% होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होता है, लेस देन 5%। जब हम स्टोन पढ़ेंगे तो स्टोन पे भी आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो वो इतना ही आएगा, है ना, 5%। यदि मैं बात करता हूँ मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है 40 मेगा पास्कल। और जब ये जो आपकी जो ईंट है ये जल गई है तो ये ब्लास्ट बन जाएगी। इस ब्लास्ट का यूज कर सकते हैं हम फाउंडेशन में, क्योंकि फाउंडेशन में ये क्या है, इसकी ये जो ब्लास्ट है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। यहां तक की चीजें क्लियर है, ओके। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कोड के हिसाब से एज पर IS कोड 3102/1965, है ना। इसके हिसाब से किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है 3102 के हिसाब से। इसकी क्लास जो है 4 क्लास में डिवाइड किया गया है इसको, H, F, M और L, है ना। H, F, M, L। यदि मैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो इस H को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, H1 और H2। F को 2 पार्ट में, M को 2 पार्ट में और L को 2 पार्ट में। यदि मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करता हूं H की तो कितनी होती है 44 मेगा पास्कल। F की यदि बात करता हूं तो 17.5 मेगा पास्कल। M की यदि बात करता हूं तो 7 मेगा पास्कल और L की यदि बात करते हो 3.5 मेगा पास्कल। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है आपका H का मतलब हाई का 5%, F का आपका 12%, M का आपका 20% और L का आपका 25%। इस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है इसने कोड के हिसाब से। इससे भी आपके एग्जाम पे डेटा आता है क्लास के हिसाब से, स्ट्रेंथ कितनी होती है या वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होता है, ये चीज पूछ लेता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में अभी हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम ब्रिक बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ता है, क्ले को तैयार करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, किस तरीके से हमको इस अर्थ को मतलब ब्रिक बनाने के लिए जो हम मिट्टी यूज करने वाले उसको किस तरीके से तैयार करना है। उसको तैयार करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे। मोल्ड करने के बाद ड्राइंग करेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी क्या कर देंगे, बर्निंग कर देंगे। तो अभी हम समझने वाले हैं किस तरीके से हम उसकी जो क्ले है उसको तैयार करने वाले, जो मिट्टी है उसको किस तरीके से तैयार करने वाले हैं। इस पर सबसे पहला स्टेप होता है अनसॉइलिंग, है ना। सबसे पहले हम फील्ड में जाएंगे जहां पे हमको ईंट बनानी है ना। जो हम मिट्टी सिलेक्ट करेंगे कि इस जगह की हमको मिट्टी लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वहां पे अनसॉइलिंग करना पड़ेगा। मतलब जो वहां पर कचरा वगैरह है ना, या उसकी जो टॉप लेयर है 20 सेंटीमीटर तक की, उसको हम क्या कर देंगे, वहां की रिमूव कर देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी डिगिंग करेंगे, वहां पर डिग करेंगे उसको, और डिग करने के बाद हीप बना सकते हैं। जो मिट्टी निकालेंगे हम उसको हीप बना सकते हैं 60 to 120 सेंटीमीटर का, और उसमें जो भी कचरा वगैरह है उसको क्या कर लेंगे, हम साफ कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्लीनिंग में, है ना, या ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि जब वो बर्न होगा तो बर्न होने में वही चीज जो होगी वो स्ट्रेंथ को क्या कर देगी, कम कर देगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मिट्टी है उसको हम छोड़ देंगे। वेदरिंग का मतलब है हमको क्या कराना है, उस मिट्टी को सॉफ्ट कराना है ना। मिट्टी को सॉफ्ट कराना है तो सॉफ्ट कराने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए मिट्टी को खुले एटमॉस्फेयर में, बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ही हम क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। हो सकता है वो 1 वीक का टाइम ले, या हो सकता है पूरे मानसून के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको मिट्टी को वहीं पे छोड़ना पड़ता है आपका, जिससे कि आपकी मिट्टी क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ताकि जिस शेप में उसको डालना है उस शेप में वो आपकी क्या हो सके, आसानी से जा सके। नेक्स्ट हमारी ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारी क्ले है, क्ले में यदि इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हैं तो उस टर्म को ही हम क्या कहते हैं, जो हमारे इंग्रेडिएंट थे, जो सलीम वाला कोड था उससे जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, जब उसको हम क्ले पे मिक्स करेंगे तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी ब्लेंडिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है नीडिंग या टेम्परिंग, क्योंकि जब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे तभी तो हमको वो सारी चीजें मिलने वाली है, स्ट्रेंथ मिलेगा, प्लास्टिसिटी मिलेगा, जो अभी हमने देखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे नीडिंग। अब सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए आपके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को, नीडिंग का मतलब होता है गूंथना, जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे नीडिंग का मतलब है आपका गूंथना। तो आपको क्ले को क्या करना है, गूंथना है ना, ये टेम्परिंग उसी को बोलते हैं। तो वाटर, अब यहाँ पर ये डिफरेंस है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हैं ब्लेंडिंग में, और यहाँ पर वाटर और क्ले का प्रॉपर प्रोपोर्शन लेके उसको क्या कर रहे हैं, हम आपको मिक्स कर रहे हैं। अब मिक्स किस तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है आदमी यदि छोटे अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी में है तो हम बोल सकते हैं कि लोगों के पैरों के द्वारा क्या होता है, गूंथी जाती है, या तो जानवरों के पैरों के द्वारा गूंथा जाता है ना, स्मॉल क्वांटिटी में है। लेकिन यदि लार्ज क्वांटिटी में होगा तो हम एक चीज यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पग मिल, है ना। पग मिल के द्वारा हम क्या करते हैं, टेम्परिंग कराते हैं, या उस जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, पगिंग, है ना। ये एक टाइप की मशीन होती है जिसमें आपका इस तरीके से इसमें साफ्ट में इस तरीके से चीजें लगी रहती हैं, ये आपकी, ठीक है। ये साफ्ट आपका घूमता है इस तरीके से, है ना, ये आपस में बंद रहता है इस तरीके से। उसके बाद यदि मैं यहां से बात करूं तो ये जमीन के अंदर अप्रोक्सीमेट 60 सेंटीमीटर होता है, 60 सेंटीमीटर जमीन से दबा होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ से आप मिट्टी डालते जाते हैं इस तरीके से, यहाँ से आपकी मिट्टी आप डालते जा रहे हैं, और जब ये साफ्ट घूमेगा, यहाँ पे इसको घुमाने के लिए होता है, जब घूमेगा तो आपकी मिट्टी आसानी से इसके अंदर क्या होती जाएगी, गुथती जाएगी, है ना, आपस में मिक्स होती जाएगी। उसी को हम क्या बोल देते हैं, पगिंग बोल देते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है, ओके। अब हम देखेंगे मोल्डिंग, है ना। मोल्डिंग मैंने बात की थी आपके 2 तरीके की, एक तो आपकी होती है हैंड मोल्डिंग और एक होती है आपकी मशीन मोल्डिंग, है ना। हमने यहाँ पर मोल्ड भी देखा था। मोल्डिंग में हमने मोल्डिंग किसके द्वारा करेंगे, हम मोल्ड के द्वारा करेंगे, है ना। और मोल्ड का साइज हमने देख लिया था, मोल्ड आपका वुड का भी बना हो सकता है और स्टील का भी बना हो सकता है। और हमारा जो मोल्ड है, मोल्ड का साइज हमको क्या करना है, थोड़ी सा ब्रिक के साइज से ज्यादा रखना है, क्योंकि हमको पता है जब हम ब्रिक को बर्न करते हैं या ड्राइंग करते हैं तो क्या होता है, आपका श्रिंक होता है। तो श्रिंक होने के कारण हमको क्या करना पड़ता है, मोल्ड का साइज थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है। कितना बड़ा लेना पड़ता है ब्रिक के साइज से, तो 8 to 12% हमको मोल्ड के साइज को इंक्रीज करना पड़ता है ना। तो इसकी जो मोल्डिंग है 2 तरीके से की जाती है, एक तो होती है आपकी हैंड मोल्डिंग और एक आपकी होती है मशीन मोल्डिंग। यदि स्मॉल प्रोडक्शन है ब्रिक्स का तो हम किसका यूज करेंगे, हैंड मोल्डिंग का, और यदि लार्ज क्वांटिटी में हमको ब्रिक्स चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, मशीन मोल्डिंग का। जो हमारी हैंड मोल्डिंग है वो 2 तरीके से की जाती है आपकी, एक तो होती है ग्राउंड मोल्डिंग और एक आपकी होती है टेबल मोल्डिंग, है ना। तो ग्राउंड मोल्डिंग के लिए हम सबसे पहले, यदि हम ग्राउंड मोल्डिंग की बात करें तो ग्राउंड मोल्डिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम लेवल्ड सरफेस देखेंगे।
एक लेवल सरफेस देखेंगे और उसके ऊपर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सैंड बिछानी पड़ेगी। यदि हम सैंड नहीं बिछाएंगे और मोल्ड रख के डायरेक्ट हम क्ले उस पर डालेंगे तो क्या होगी, क्ले आपकी जमीन से आपकी क्या हो सकती है, चिपक सकती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सैंड बिछानी पड़ेगी ताकि आसानी से जब हम मोल्ड निकालें तो आपकी जो ब्रिक है आसानी से निकल सके, वो उस पर जमीन के साथ क्या हो या सरफेस के साथ आपकी वो चिपके ना। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सैंड बिछानी पड़ेगी। सैंड बिछाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, हम अपने मोल्ड को रखेंगे। आप वो मोल्ड आपका स्टील का भी हो सकता है या वुड का भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर क्ले फिल करेंगे मोल्ड में और हमको उसके कॉर्नर को अच्छी तरीके से फिल करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यदि आपके कॉर्नर अच्छी तरीके से फिल नहीं होंगे तो वहां पर आपकी जो पोरस स्पेस बन सकता है ना, ताकि आप जिससे ब्रिक की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो सकती है। तो हमको कॉर्नर को अच्छी तरीके से फिल करना पड़ेगा। एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा, जब हम क्ले को आप उस पर मोल्ड में फिल करेंगे तो हमको पहले मोल्ड के चारों तरफ पे हमको हो सकता है कि हम सैंड स्प्रेड करते हैं, जिससे कि आप जब मोल्ड को निकालो तो आपकी मिट्टी चिपके ना उस मोल्ड के साथ। तो यदि हम सैंड का यूज कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं सैंड मोल्डिंग, और यदि हम मोल्ड को वाटर में डिप कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्लोप मोल्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उस पर क्ले फिल कर देंगे और उसके मोल्ड को निकाल लेंगे। यदि हमने सैंड का यूज किया तो उसको बोलेंगे हम सैंड मोल्डिंग ब्रिक, यदि वाटर का यूज किया तो उसको हम बोलेंगे स्लोप मोल्डिंग ब्रिक। नेक्स्ट, इस पे यदि हम देख लें इस तरीके से हमारा ये ब्रिक को हमने मोल्ड कर दिया ब्रिक के साइज में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग के लिए कुछ नहीं, प्रोसेस सेम रहेगी ग्राउंड मोल्डिंग के जैसे, बस हम इस पे क्या करेंगे, टेबल का यूज करेंगे और टेबल का जो साइज होता है वो 2 मीटर इंटू 1 मीटर का होता है। ठीक है, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा अच्छी होती है, ग्राउंड मोल्डिंग की। लेकिन ये ब्रिक्स की यदि हम बात करें, क्योंकि यदि आप टेबल पे खड़े खड़े तो ज्यादा ब्रिक्स नहीं बना सकते हैं, आपको ज्यादा देर तक खड़े रहना पड़ेगा, तो आपकी जो एफिशिएंसी मिलती है आपकी ग्राउंड मोल्डिंग की अच्छी मिलती है। लेकिन उसका शेप हो सकता है कि ग्राउंड सरफेस आपकी अनइवन रही हो, तो इसके कारण जो है इसका सरफेस जो है अनइवन हो सकता है। लेकिन टेबल मोल्डिंग में हमको लेवल्ड सरफेस मिलती है ब्रिक की, है ना। 2 मीटर इंटू 1 मीटर की टेबल होती है आपकी, उसी पे हम उसको मोल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग में हमको कुछ ज्यादा नहीं जानना। मशीन मोल्डिंग में बस इतना याद रखना, एक हमारे पास मशीन होती है, उस पर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते हैं। उस मशीन पे हम एक साइड से क्ले डालते हैं और दूसरे साइड से हमको मोल्डेड ब्रिक्स मिलती जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी ड्राइंग। ड्राइंग क्या है आपका, तो यदि आपने यहाँ पर अभी क्या किया, मोल्ड किया, मोल्ड करने के बाद उस पर मॉइस्चर कंटेंट होगा, है ना। तो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने की जो प्रोसेस है भाई क्या कहलाती है, हमारी ड्राइंग कहलाती है। ड्राइंग कहलाती है ना। यदि जैसे ही आपने इसको हटाया, मोल्ड को हटाया, तो हो सकता है कुछ उस आपकी जो है वो ड्राई हो चुकी हो, है ना, मोल्डिंग करने के बाद कुछ टाइम के बाद। लेकिन यदि उसका मॉइस्चर कंटेंट 30% तक है, यदि उसका मॉइस्चर कंटेंट 30% तक है, तो ऐसी ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ब्रिक बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ग्रीन ब्रिक, है ना। और यदि ऐसी ब्रिक को हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो उस पर क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट हम इतना लेके 5 to 7% अप्रोक्सीमेट लेके जाएं और उसके बाद फिर हम क्या करें, बर्न करें। तो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस 5 to 6% तक, है ना। इसको हम दो तरीके से ड्राई कर सकते हैं, एक तो नेचुरल प्रोसेस होती है और एक हमारी आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है। नेचुरल प्रोसेस में हम ब्रिक को सरफेस में ऐसे बिछे रहने देते, कुछ टाइम के बाद वो आप खुद ही सूख जाती है अपनी, है ना, एटमॉस्फेरिक में खुला छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर पर, तो खुद ही सूख जाते हैं। आर्टिफिशियल प्रोसेस में यदि हम बात करें तो इसमें दो तरीके की प्रोसेस हो सकती है, या तो हॉट फ्लोर बना दो या तो हॉट टनल के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बर्निंग प्रोसेस में, है ना। यदि ब्रिक हमारी प्रॉपर तरीके से बर्न हुई है, तो प्रॉपर तरीके से बर्न होगी तो उस पर हार्डनेस अच्छी मिलेगी और स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। यदि हमारी ब्रिक अच्छी तरीके से बर्न नहीं हुई है, मतलब अंडर बर्न है ब्रिक हमारी, जब हमारी ब्रिक अंडर बर्न है तो उस टाइम पे वो सॉफ्ट रह जाएगी और वो लोड को कैरी नहीं करेगी। यदि दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारी ब्रिक ज्यादा बर्न हो जाए, मतलब ओवर बर्न हो जाए। यदि हमारी ब्रिक ओवर बर्न हो जाएगी तो उस पर स्ट्रेंथ तो अच्छी मिलेगी, लेकिन ब्रिक का शेप चेंज हो जाएगा, मतलब हमारी ब्रिक जो है वो डिस्टॉर्टेड हो सकती है। तो जो बर्निंग है, बर्निंग की 3 स्टेज होती है। एक हमारी होती है डिहाइड्रेशन स्टेज, जिसको हम वाटर स्मोकिंग स्टेज ही बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें जो आपके यदि ब्रिक में कोई कार्बोनेशियस मैटर है तो वो कैसा हो जाता है, उस पर बर्न होकर वो डी कार्बोनेटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेज। ऑक्सीडेशन स्टेज में यदि हमारी ब्रिक में कार्बन और सल्फर मौजूद है तो वो क्या हो जाता है,
डिहाइड्रेट हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं, है ना। इसका जो टेम्परेचर होता है ऑक्सीडेशन स्टेज का 650 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हमारी जो स्टेज है वो है विट्रिफिकेशन स्टेज। विट्रिफिकेशन स्टेज में हमारा जो स्ट्रक्चर, जो हमारी ब्रिक है ग्लास के जैसे मजबूत हो जाती है ना। इसका जो टेम्परेचर है वो होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको जो मेन एग्जाम पे एसएससी में आएगा, जो एग्जाम पे टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में ब्रिक को गर्म करते हैं, तो हमको याद रखना है 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने हर स्टेज में क्या क्या होता है 3 स्टेज में वो मैंने बता दिया, लेकिन आपको यदि एग्जैक्ट पूछेगा तो आपको 1100 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बर्निंग की जो प्रोसेस है, क्लैंप बर्निंग के द्वारा भी हम बर्न करते हैं और क्लीन बर्निंग के द्वारा भी हम ब्रिक को बर्न करते हैं। यहां तक की चीजें समझ में आई? ओके। हमने बर्निंग में 2 प्रोसेस देखी थी, एक थी हमारी क्लैंप बर्निंग और एक थी हमारी किल्न बर्निंग, है ना। तो क्लैंप बर्निंग का यूज हम कब करते हैं, जब हमको स्मॉल प्रोडक्शन चाहिए हो, मतलब हमको कम मात्रा में ब्रिक्स चाहिए होंगे तो हम क्लैंप बर्निंग करेंगे, और हमको किल्न बर्निंग कब, जब हमको लार्ज क्वांटिटी में ब्रिक्स चाहिए तो हम किल्न बर्निंग करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है क्लैंप बर्निंग में, तो इस पे देख लेते हैं। इसका जो प्लान होता है वो कैसा होता है, ट्रेपेजॉइडल होता है। इसका प्लान जो है आपका ट्रेपेजॉइडल टाइप का होता है, कुछ इस तरीके का इसका प्लान होता है देखने को ऊपर से, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें इसकी जो लार्जर साइड है, लार्जर साइड मतलब जब आप इसको बनाएंगे तो जब इसको आप साइड से देखेंगे तो दीवार टाइप से दिखेगा आपको। ये जो इसकी लार्जर साइड रहेगी, मतलब जो ये वाली साइड रहेगी, ये 15 डिग्री एंगल से उठी हुई रहती है ना, शॉर्टर की तुलना में। इसकी जो हाइट रहती है, इसकी हाइट रहती है 4 to 6 मीटर की, और इसकी जो हाइट है उस पे अपन जो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूल लेयर डालेंगे, क्योंकि उसी को तो हमको बर्न करना, उसी के साइड से बर्न करना है। तो हम फ्यूल लेयर डालेंगे। फ्यूल जो लेयर होगी वो होगी आपकी 700 टू 800 mm तक की, है ना। ये एक लेयर की बात कर रहा हूं। और फिर इस लेयर के बीच में आप 4-5 कोर्स रखेंगे ब्रिक के, जिनको गर्म करना है। फिर ऊपर क्या करेंगे, आप फ्यूल लेयर रखेंगे। फिर उसके ऊपर आप कोर्स ब्रिक के 3-4 कोर्स रखेंगे। फिर उसके ऊपर आप फ्यूल लेयर रखेंगे। इस तरीके से आपका ये बनता जाता है ना। तो जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उतना बता रहा हूं जो एग्जाम पे आ सकता है। टाइम ऑफ बर्निंग, यदि इसकी बात करते हैं, टाइम ऑफ बर्न करने में कितना टाइम लगता है ब्रिक्स को, तो 1 to 2 मंथ्स लगते हैं। यदि और कूलिंग की यदि बात करें तो कूलिंग में भी 1 से 2 महीना लग जाता है ना। इस पर जो बर्निंग है, बर्निंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसकी जो बर्निंग है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और बर्निंग बहुत स्लो प्रोसेस से हो रही होती है हमारी क्लैंप बर्निंग में। और 2 महीने के बाद 1 से 2 महीने तो इसको गर्म होने में लगे जब तक ईंट पकेगी, और फिर 1 से 2 महीने इसको ठंडे होने में लगेगा। इसलिए ये जो है स्मॉल प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में इसका यूज नहीं करते। यदि पानी आनी गिर गया, हमारा रेन वाटर पानी गिर गया, तो हमारी क्लैंप बर्निंग जो है वो सही नहीं रहती। फिर हम कहते हैं किल्न बर्निंग, है ना। इसकी तुलना में हम क्या कर रहे हैं, किल्न बर्निंग कर रहे हैं। यदि हमको लार्ज क्वांटिटी में यदि हमको ब्रिक्स चाहिए तो हम किल्न बर्निंग करेंगे। किल्न बर्निंग को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, इंटरमिटेंट किल्न और कंटिन्यूअस किल्न। इसको डिवाइड किया जाता है प्रोसेस के हिसाब से। जो हमारी प्रोसेस है, जो जैसे हमारी लोडिंग, एम्प्टी मतलब खाली करना, अनलोडिंग, कूलिंग, बर्निंग और हीटिंग, ये हमारी प्रोसेस होती है ना। तो इंटरमिटेंट किल्न में क्या होता है, इस पर जब बहुत सारे चैम्बर होते हैं तो इस पर जो है सारी की सारी प्रोसेस एक साथ नहीं होती, जबकि कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। लेकिन इंटरमिटेंट में हमारी ये सारी प्रोसेस साथ में नहीं चल सकती। कभी आपकी लोडिंग हो रही है तो कुछ टाइम के बाद आपकी अनलोडिंग हो रही है ना। तो इस पर जो आपकी 2 तरीके की किल्न होती है, एक तो अप ड्रॉट किल्न होती है और एक आपकी होती है डाउन ड्रॉट किल्न, है ना। तो इसमें जो हॉट गैसेस हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है अप ड्रॉट, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, गैसों का जो मूवमेंट है वो अप डायरेक्शन पे होगा। डाउन ड्रॉट में हम बात करते हैं यदि, तो इस पर जो गैसों का डायरेक्शन होगा वो नीचे तरफ की होगा। हॉट गैसेस आएंगे नीचे की तरफ, तो जो भी ब्रिक्स रहेंगी वहां पर वो क्या कैसे होती जाएंगी, बर्न होती जाएंगी, है ना। जैसे हॉट गैसेस आएंगी तो क्या होती जाएगी, बर्न होती जाएगी। और अप ड्रॉट में क्या होगा, नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हॉट गैसेस को पास कर रहे हैं। तो आपकी ये क्या है, धीरे धीरे आपकी हमारी जो ब्रिक्स है वो क्या होती जाएंगी, बर्न होती जाएंगी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कंटिन्यूअस किल्न की, तो कंटिन्यूअस किल्न में हमारे 3 तरीके की होती है। एक तो होता है बोल्ट रेंज किल्न, एक होता है हॉफमैन किल्न या इसी को हम फ्लेम किल्न भी बोल देते हैं, और एक हमारा होता है टनल किल्न, ठीक है। यदि बोल्ट रेंज किल्न की यदि बात करते हैं तो अब कंटिन्यूअस किल्न में क्या हो जाएगा, तो इस पर सारी की सारी प्रोसेस, बहुत सारे चैम्बर होते हैं और सारी प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। बोल्ट रेंज की यदि हम बात करते हो, इसमें क्या होता है, मोस्टली यूज इन इंडिया, सबसे ज्यादा इंडिया में यही यूज किया जाता है। उसके बाद इसका जो शेप होता है, इसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप का भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। इसमें 2 चिमनी होती है जो मूव कर सकती है, मूवेबल चिमनीज होती है ना।
और इस पे दिक्कत ये है बुलेट रेंच में कि आपका ये ऊपर से क्या होता है, खुला होता है, रूफ कवरिंग प्रोवाइड नहीं की जा सकती है ना। तो मानसून के टाइम पे बारिश, मतलब मानसून के टाइम पे हम इसको यूज नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट हमारा होगा हॉफमैन किल या फ्लेम किल। इसका जो शेप होता है वह कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है, और इसका यूज कब करते हैं, यूज इन मानसून बिकॉज रूफ कवरिंग अवेलेबल। तो इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इस पर रूफ कवरिंग हमको प्रोवाइड रहती है। रूफ कवरिंग प्रोवाइड होगी तो पानी गिरेगा, हमको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसमें एक चिमनी होती है जो कि कहां पर लगी होती है, सेंटर में लगी रहती है, और सारी की सारी प्रोसेस साथ में चलती है। टनल किल्न की यदि हम बात करते हैं तो सिर्फ इस पे ये देखना है कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। यहां तक की चीजें समझ में आपको बर्निंग की प्रोसेस समझ में आ गई होगी, क्लेम बर्निंग और किल्न बर्निंग, है ना। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं नेट वगैरह में। बाकी जो एग्जाम पे आने वाले पॉइंट है वो यही है, ठीक है। इनको आपको डायरेक्ट याद रखना। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है, तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना, और शेयर भी करना है। थैंक यू।